नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानी। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की। कारगिल युद्ध में घाव लेकर अपने गांव लौटे रामनाथ सिकरवार फतेहपुर सीकरी में गरीबों की एकमात्र आवाज है। 20 सालों से आश्रम में ही रहते हैं। इनकी एकमात्र गाड़ी में आपको दरी और बाल्टी हमेशा मिलेगी। जिस गांव जाते हैं वहां बीच में बाल्टी रख देते हैं। जनता जो मदद मिलती है उसी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में महज 1% मतों से चुनाव हार गए थे। सिकरवार साइकिल से अपना चुनाव प्रचार करते हैं। स्थानीय लोग उन्हें फौजी बाबा भी कहकर पुकारते हैं। इंडिया गठबंधन ने रामनाथ सिकरवार को फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया है। मेरे जो कार्य हैं आर्मी से आने के बाद उन कार्यों को जनता ने पसंद किया है और रामनाथ के अंदर अपना भविष्य देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो लोग पीड़ित हैं, चाहे अग्निवीर योजना हो या कोई भी हो, सबके लिए प्रियंका गांधी जी ने भी घोषणा की है कि हमारी सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को रद्द करेंगे और अग्निवीरों को रेगुलर किया जाएगा। इससे जनता को बहुत अच्छा लग रहा है और क्षेत्र के लोगों को, देश के लोगों को अब पार्टी में विश्वास बढ़ रहा है और नई योजनाएं लागू की जाएंगी। मैंने भी पूरा जीवन समाज के लिए दिया है। हर कीमत इनका स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हर इनको आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मेरी जंग लड़ रही है सांसद बनने के बाद और इसमें तेजी आए। देश में चुनावों का मौसम चल रहा है। चारों तरफ चुनावों को लेकर तैयारियां तेज के साथ चल रही हैं। देश भर में 7 चरणों में चुनावों का आयोजित किया जाना है। इसमें से 2 चरणों को लेकर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। अपने चुनावी प्रचार को लेकर पीएम मोदी शनिवार पलामू में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलामू में जनसभा को संबोधित करते हुए बोला कि आज मैं पलामू को बधाई देने के साथ ही आपको सतर्क करने आया हूँ। मोदी यहाँ रोजगार बढ़ाना चाहता है। मोदी आपके जीवन में खुशहाली लाना चाहता है। भाइयों बहनों, आज मैं पलामू को बधाई देने के साथ ही आपको सतर्क करने भी आया हूं। मोदी यहां रोजगार बढ़ाना चाहता है। मोदी आपके जीवन में खुशहाली लाना चाहता है, लेकिन कांग्रेस वालों की नजर आपकी जायदाद पर पड़ गई है। कांग्रेस हो या जेएमएम हो, उनको और कुछ नजर ही नहीं आता है। और ये कांग्रेस ने अभी अपना मैनिफेस्टो निकाला है और बेईमानी देखिए, वो कह रहे हैं कि वो आपका एक्सरे करेंगे। एक्सरे, कितनी जमीन है, घर कहां है, कितने कमरे हैं, घर में सोना है कि नहीं है, चांदी है कि नहीं है, मंगलसूत्र है कि नहीं है, जांच कराएंगे और फिर उसमें से कुछ हिस्सा आपसे छीन लेंगे और आपसे वो लेकर के अपनी वोट बैंक को देना चाहते हैं। क्या आप आपकी पूंजी छीनने देंगे? किसी भी सरकार को आपकी पूंजी लेने देंगे? आपकी मेहनत की कमाई, बचाई हुई कमाई किसी को देने देंगे? आपके पूर्वजों ने जो दिया है वो किसी को देने देंगे? ये आपकी कमाई का, आपकी फसल का, आपके बंधन का हिस्सा भी हड़प लेना चाहते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अमेठी से पहले और भी लोगों ने चुनाव लड़ा है जो राहुल के परिवार के बहुत ही करीब रहे। भाजपा को क्या पड़ी है कि कौन कहां से चुनाव लड़े। मुझे स्मृति ईरानी पर बहुत दया आती है कि वे राहुल गांधी के पीए से हारने वाली हैं। ये बहुत ही सोच समझ कर लिया हुआ निर्णय है। तो राहुल गांधी ने रायबरेली से फॉर्म भरा है, अमेठी से नहीं भरा है, तो बोल रहे हैं अमेठी में कांग्रेस अभी से जो
गांधी फैमिली है वो हार रही है? नहीं, देखिए अमेठी से और भी लोगों ने चुनाव लड़ा है ना पहले, जो गांधी परिवार से बहुत ही नज़दीक रहे, ऐसे बहुत से लोग अमेठी से लड़े हैं। देखो आप, आर.के. धवन से लेकर बहुत से ऐसे लोग हैं वहाँ से चुनाव लड़े हैं। अरुण नेहरू भी लड़े थे कभी, आपको याद होगा, कभी रायबरेली से, कभी अमेठी से। बीजेपी को क्या पड़ी है कौन किस, आप अपना चुनाव लड़िए ना। मुझे स्मृति ईरानी के ऊपर बहुत दया और तरस आती है, क्योंकि वो अब राहुल गांधी की पीए से हारने वाली है, राहुल गांधी से नहीं। ये बहुत सोच समझकर लिया हुआ निर्णय है। जो के.एल. शर्मा है वो कांग्रेस पार्टी के वफादार कार्यकर्ता है। सालों साल से राहुल जी प्रियंका गांधी के साथ उसने अमेठी में काम किया है। बहुत ही ज़मीनी कार्यकर्ता है। अगर एक ज़मीनी कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है ना, बाहर से तो नहीं लाया जो बीजेपी लाती है बाहर से चुनाव लड़ने के लिए। तो के.एल. शर्मा चुनाव जीतने जा रही है। एक सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का इस बार स्मृति ईरानी को पराभूत करे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह के बीसीसीआई सचिव होने को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि क्या अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना आता है, लेकिन वे बीसीसीआई के सचिव हैं। इसी के साथ आप सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उनका बेटा क्या कर रहा है? क्रिकेट का बल्ला पकड़ना आता है अमित शाह के बेटे को? बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है। और हमारे घर के बेटे 17 साल की उम्र में जवान बनेंगे, 21 साल में रिटायर हो जाएंगे। मोदी जी को 73 साल में तीसरी बार मौका चाहिए और 21 साल का जवान जो है वो रिटायर होकर घर पे बैठेगा और अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। तो ये लोग घोर परिवारवादी हैं। अपने परिवार और अपने दोस्तों को बढ़ाने के अलावा न मोदी के पास कोई काम है, न अमित शाह के पास कोई काम है, न भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम है। किसको दे रखा है देश की सारी संपत्ति? अपने दोस्तों को। लाखों करोड़ रुपए देश का लूट कर किसको दे रखा है? अपने दोस्तों को। 15 लाख करोड़ रुपए किसका माफ किया? पूंजीपतियों का। तो ये है इनका चरित्र। इसलिए हम इस देश का भविष्य बनाना चाहते हैं। मोदी और अमित शाह अपने दोस्तों का भविष्य बनाना चाहते हैं। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, वो दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। बिग बॉस फेम और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने एल्विश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी एल्विश के पास मौजूद महंगी कारों के काफिले की भी जांच करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक एल्विश के खिलाफ बड़ी कार्यवाही हो सकती है। इसके अलावा खबर यह भी है कि ईडी एल्विश यादव के साथ साथ बड़े होटल, रिजॉर्ट्स और फार्म हाउस के मालिकों से भी पूछताछ करेगी। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान अक्सर आर्थिक तंगी और आतंकी गतिविधियों के कारण सुर्खियों में बना रहता है। हाल ही में उसी पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। दरअसल पाकिस्तान की सेना पर एक ऐसा आरोप लगा है जिसे देख पूरी दुनिया हैरान है। हालांकि पाकिस्तान की सेना पर यह आरोप कोई नई नहीं है। पाकिस्तानी सेना पर ऐसे आरोप कई बार लगे हैं, जिससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख पर बड़ा आरोप लगाया है। इमरान खान ने कहा कि यदि उन्हें या उनकी पत्नी को कुछ भी होता है तो सीधे तौर पर सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर की जिम्मेदारी होगी। जून 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में ताजा अपडेट यह है कि कनाडा पुलिस ने हत्या से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी बीच ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या निज्जर की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था। कनाडा की एक अखबार ने कनाडाई पुलिस के हवाले से दावा किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुलिस ने निज्जर की हत्या से जुड़े एक कथित हीट स्क्वाड की सदस्यों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 भारतीय लड़के शामिल हैं। इन सभी के बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। उत्तराखंड में जंगल की आग भयावह हो गई है।
शुष्क मौसम के चलते तेजी से फैल रही आग काल बन रही है। लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं में बीते रोज 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया। शुक्रवार को 24 घंटे के भीतर प्रदेश में आग की 64 नई घटनाएं हुई, जिनमें कुल 75 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। गाजा में बीते करीब 7 महीने से हमास के बंधक बने 39 वर्षीय डिरोर और की मौत हो गई है। उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। इजराइल से 7 अक्टूबर 2023 को अगवा कर बंधक बनाए लोगों में ये 38वें व्यक्ति की मौत है। हमास ने इजरायली शहरों से करीब 250 लोगों का अपहरण किया था, जिनमें से 105 को हफ्ते भर में युद्ध विराम में नवंबर में रिहा किया गया था। शेष अभी हमास के कब्जे में है। इन बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में युद्ध विराम पर हमास के साथ वार्ता चल रही है। डिरोर को उनके 2 बच्चों के साथ इजराइल के किबुत्ज बीरी शहर में अपहृत किया गया था। दिल्ली एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वहीं तेज हवा, आंधी या धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। अगले 4 दिनों तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। अगले 2 दिन तेज सतही हवा चलने का अनुमान है। 7 और 8 मई को आंशिक बादल छाए रहेंगे। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।